नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनियन बजट 2024 जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है पार्लियामेंट में 1 फरवरी 2024 को। यह प्रति वर्ष हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं यूनियन बजट। जो यूनियन बजट पेश है इसे हम इंटरिम बजट कहते हैं, इसलिए कि ये सिर्फ अप्रैल से जुलाई तक ही लागू होगा। उसके बाद जो बजट पेश होगा, जो नई सरकार बनेगी, हमारा इलेक्शंस जो आने वाला है अप्रैल में और मई में डिक्लेयर होगा रिज़ल्ट, उसके बाद जो नई सरकार बनेगी वो जो गवर्नमेंट पेश करने वाले हैं बजट, उस बजट की विधि स्टार्ट होगी जुलाई के बाद। तो इस बार जो इंटरिम बजट पेश किया गया है, इसके अंदर में क्या की फीचर्स हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर पीपल सेंटर की बात की गई है। पीपल सेंटर की यानी कि उसमें जो पहली बात है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम जो चीज़ आज इस्तेमाल करते हैं वो आने वाले भविष्य में भी हमारी पीढ़ी इस्तेमाल कर सके। जैसे कि पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल का वेस्ट ना करें हम, और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उस एनर्जी का वो इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो यहाँ पर बात की गई है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जैसे जनधन के ज़रिए सभी बैंक अकाउंट्स को ओपन किया गया था, और यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। कोई फार्मर जो किसी भी एक छोटे से गांव में है, उसके पास डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे आते हैं। पहले क्या होता था, पहले एक प्रोसेस के ज़रिए आता था जिसका एक कॉस्ट होता था, पर उस कॉस्ट को हमने मिनिमाइज़ किया और डायरेक्ट बैंक में उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। तो ये पॉसिबल हुआ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। फिर यहाँ पर बात की गई है वो है जीएसटी के बारे में, यानी कि जीएसटी से कैसे उनको फ़ायदा हुआ है और किस तरह से हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़े, इनकम टैक्स कलेक्शंस बढ़े हैं इस बार, उसके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। फिर इन्होंने फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा है हमारे पास निवेश बढ़े हैं, और कितना बढ़ा है वो भी हम देखेंगे। फिर गिफ्ट आईएफएससी यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज़ हैं, जैसे गुजरात में है, यहाँ पर एक एक पार्क क्रिएट किया गया है गिफ्ट आईएफएससी करके, जहाँ पर इनको एक विशेष फ़ायदा दिया जाता है टैक्स के माध्यम से, ताकि बाहरी जो निवेश करने वाले कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर आकर अपने व्यापार को स्टार्ट कर सकें, ताकि हमारे इकोनॉमी बढ़े और यहाँ पर जॉब क्रिएशन हो। तो गिफ्ट आईएफसी को बूस्ट करने की यहाँ पर बात की गई है। इन्फ्लेशन को हमने मैनेज किया है, बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है 4 वर्ण यानी कि 4 कास्ट, जिसका ज़िक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था दिसंबर में, जिन्होंने बोला था कि पहला जो कास्ट है, इम्पॉर्टेंट कास्ट है, वो है गरीब, पुअर। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कास्ट है वो है युवा, यूथ। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कास्ट है वो है फार्मर, और चौथा है यहाँ पर विमेन। तो चलिए हम देखते हैं कि गरीब कल्याण देश का कल्याण, इस पर फोकस करते हुए उन्होंने क्या बताया। तो हम जैसे देख सकते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमारा काफ़ी कम हुआ है, जो पहले 2005 और 6 में 55.3 था, जो गिर के 11.3 हुआ है। तो हमारे हेड काउंट्स काफ़ी कम हुए हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे, जैसे किसी के पास घर में चूल्हा नहीं है, एग्जांपल गैस नहीं है, तो वो गरीब माना जाता है। किसी के घर में एक कोई चीज़ नहीं है तो उसे गरीब मान लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो लोग आते थे उनका दर गिरा है, अभी 11.3 हुआ है। युवाओं के लिए इन्होंने खास ध्यान दिया है, तो युवाओं के स्किल्स को डेवलप करते हुए यानी कि 1.4 करोड़ ट्रेंड स्किल्ड हो चुके हैं। और इसके बाद अगर मैं पीएम श्री बजट का एलोकेशन देखें, तो पीएम श्री के तहत इन्होंने जो पहले 4000 था 2023-24 में, उसको बढ़ाते हुए यहाँ पर 6000 करोड़ के आसपास का बजट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ यानी कि 43 करोड़ लोन सैंक्शन हुए थे पीएम मुद्रा योजना के तहत। तो काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिला है यहाँ पर लोगों को। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आईआईटीज़ बढ़े हैं। 2024 में जो 16 आईआईटीज़ थे,
आज 2023 में अगर हम बात करें तो 23 आईआईटीज़ हैं हमारे पास। 2024 में 7 एम्स थे, एम्स हॉस्पिटल, और 2022 में अभी 22 हैं। 2024 में 723 यूनिवर्सिटीज़ थे, 2023 में 1000 के आसपास हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कितने कुछ इम्प्रूवमेंट्स हम देख सकते हैं इसके साथ। वेलफेयर के बारे में बात किया गया है। अन्नदाता, जो फार्मर्स हैं वो हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। पीएम फसल बीमा योजना या फिर पीएम किसान योजना। इसके साथ ही सभी मंडियों को इंटीग्रेट किया गया है। ई नेम एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए सभी मंडियों को इंटीग्रेट किया गया है, तो फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। नारी शक्ति के बारे में बात किया गया है। नारी शक्ति यानी कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन के तहत नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्होंने लोन दिया है। वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात किया गया है, और फीमेल जो लेबर फोर्स है उसका पार्टिसिपेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। एक 2017-18 की बात करें तो वो 23% लगभग था, अभी 37% हो चुका है। तो काफ़ी कुछ किया गया है। इन 4 जो क्षेत्र थे उन पर फोकस किया गया था। और अभी अमृतकाल, जिस अमृतकाल की मैं बात कर रहा हूँ, 2047, एक ऐसा वर्ष जहाँ पर हम अपने कंट्री को एक डेवलप कंट्री के तौर पर देखने वाले हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, यानी कि नेट ज़ीरो। हम जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करते हैं वो सब कार्बन एब्जॉर्ब हो, वहाँ पर कोई भी कार्बन जैसे प्लस, अगर आपने +5 किया है, काउंट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो +5 मान लीजिए एक नंबर है, तो उसको अगर -5 करेंगे तो ज़ीरो होगा, तो इसको नेट ज़ीरो बोलते हैं। तो जितना भी कार्बन अगर एमिट हो रहा है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी, बाकी डिफरेंट ऐसे माध्यम के ज़रिए, पेड़ लगाकर डिफरेंट माध्यम के ज़रिए उस कार्बन को हम एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है हमारी कंट्री का वो काफ़ी कम होगा। तो नेट ज़ीरो 2070 तक हमारा जो टारगेट है कि नेट ज़ीरो हो जाए, मतलब हम जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाए। रूफटॉप सोलर की बात की गई थी जब हमारे प्रभु श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, उसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शाम को गए और उन्होंने इस स्कीम को सबके समक्ष रखा, जहाँ पर उन्होंने 1 करोड़ हाउसेस को सोलर एम्पावर करने की जो स्कीम है उसे लागू किया है। और यहाँ पर इसके तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। 300 यूनिट जो भी इस स्कीम के अंदर में आएगा उसे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, यानी कि 3 रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो नेशनल हाईवे है, एक टाइम था, यानी कि 2015 की अगर हम बात करें उस फाइनेंशियल ईयर की, तो लगभग 97,991 हाईवेज़ थे जो आज काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। और आपके सामने ये नंबर है, 1 लाख के आसपास, 1,44,634 नेशनल हाईवेज़ हमारे पास हैं आज। किलोमीटर में अगर मैं बात करूं, और अगर कार्गो ट्रैफिक, यानी कि जितने भी जो पोर्ट्स हैं हमारे, जितने कार्गो ट्रैफिक है वो काफ़ी बड़ा है। रेलवे रूट, ये नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है, इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। पहले जो डीजल और स्टीम इंजन पे चलता था अब वो इलेक्ट्रिक पे चलता है। इससे क्या होता है कि प्रदूषण कम होता है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट इसके अंदर में बढ़ोतरी दिख रही है, साफ दिख रही है। और नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स जो एक टाइम पे 2015 में सिर्फ 74 था, आज 149 है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पर। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें थी, सर्वाइकल कैंसर, या जो गर्ल्स हैं उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा, जो 9 से 14 ईयर्स के एज में उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। स्कीम के अंतर्गत में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि ऐसे बच्चे जिनको उस समय न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। जो गरीब हैं, जिनके पास वो घर नहीं है, उनको घर देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो टारगेट है 5 साल का। टूरिज़्म पर ध्यान दिया गया है।
टूरिज़्म के तहत बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम G20 में देखे थे कि किस तरह से 60 डिफरेंट प्लेसेस जम्मू कश्मीर में किया गया ताकि हमारा टूरिज़्म बढ़े। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, जो हार्वेस्ट होने के बाद जो कोल्ड रूम्स हैं, कोल्ड रूम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया है। अब समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। तो यहाँ पर कैड हैज़ परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफ़ी कम हुआ है। कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कम हुआ है जो काफ़ी अच्छा है। यानी कि आपका जितना एक्सपोर्ट होता है और जितना इंपोर्ट होता है, अगर उनका डिफरेंस लिया जाए, अगर वो नेगेटिव है यानी कि आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कम हुआ है। हमारा इंपोर्ट परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, यहाँ पर 3.2% है, जो पहले एक टाइम पे 6.1 था। यहाँ पर एनपीएस का परसेंटेज भी काफ़ी कम हुआ था। एक समय था जहाँ पर एनपीए काफ़ी ज़्यादा था, 11.2, जो घट के 3.2 सितंबर 23 तक हो चुका है। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़े हैं, कोविड के बाद तो काफ़ी बढ़े हैं। हम सब अभी सब्ज़ी भी लेने जाते हैं तो वहाँ पर डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं मनी को। और जीएसटी कलेक्शंस बढ़ा है, और फिर हमारे जो इन्फ्लेशंस है वो काफ़ी कम है। तो जो हमारा टारगेट है वो 2 से 6 है, और उसी के बीच में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो इसी के बीच में इन्फ्लेशन रेट को रखना चाहती है, और उसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है, 5.1, और रिलेटिवली अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। क्योंकि वर्ल्ड में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, फिर इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध है, और फिर रेड सी में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से जो हम सप्लाई चेन है वर्ल्ड का डिस्टर्ब हुआ है। पर तो भी हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और अगर हम देखें तो हमने टैक्सेशन के बारे में अगर मैं ज़िक्र करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्शंस हुआ है इस बार, और रिटर्न फाइल्स भी 2.4 टाइम्स बढ़ा है, और रिफ़ंड भी काफ़ी जल्दी दिया जा रहा है। जो एक टाइम पे 93 डेज़ लगता था रिफ़ंड देने में 2013-14 में, जो अब 10 दिन में ही आपको रिफ़ंड मिलता है। तो जैसे आपका टीडीएस कटता है, मान लीजिए कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं है, पर 7 लाख के कम टीडीएस कटता है आपका सैलरी से, तो वो टीडीएस को एज अ रिफ़ंड वापस पाने के लिए आपको एक टाइम पे 93 डेज़ लगता था, जो घट के 10 दिन हुआ। तो यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ा है, और इसके भी हम बेनिफिट्स देख सकते हैं, और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अबाउट जीएसटी। तो 94% एक सर्वे किया गया था जहाँ पर ये पाया गया कि 94% जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो जीएसटी से काफ़ी खुश हैं। तो इंपोर्ट हमारा काफ़ी कम हुआ है, 47% हुआ है इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट, 28% एयर कार्गो में, और 27% सी पोर्ट पे। टैक्स प्रपोजल्स काफ़ी हमारा टैक्स जो है, जैसे विड्रॉवल आउटस्टैंडिंग, तो बहुत सारे लोगों को माफ़ किया गया है यहाँ पर। जो 2010 में अगर मान लीजिए किसी का 25,000 टैक्स बकाया था तो उसको माफ़ कर दिया गया है, और अगर किसी का 2011-15 में अगर टैक्स 10,000 है वो बकाया था तो उनको माफ़ कर दिया गया। तो यानी कि जिनको माफ़ किया है, लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को जो टैक्स पे करना था वो माफ़ किया गया है यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है, आखिरकार ये पैसे आते कहाँ से और पैसे जाते कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है डायरेक्टली, उसका जो इनकम है वो है 19%। फिर बाकी बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से 28%, नॉन टैक्स रिसिप्ट 7%, या फिर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 1%, कस्टम से 4%, जीएसटी एंड अदर टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वहाँ से 18%, कॉर्पोरेट टैक्स से 17% का इनकम आता है, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% का। अब हमने समझ लिया कि पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ पर जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा है वो है, हम देख सकते हैं कि टैक्स स्टेट को जो शेयर्स दिया जाता है टैक्स एंड ड्यूटीज़ को,
वहाँ पर 20% है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो स्कीम्स हैं वहाँ पर 16% दिया जाता है। फाइनेंशियल कमीशंस एंड अदर ट्रांसफ़र 8%। जितने लोग जॉब करते हैं उनको भी पैसे तो गवर्नमेंट देती है, तो उनके लिए कुछ पैसे जाते हैं उनके पास। और इंटरेस्ट जो पे करती है गवर्नमेंट, लोन लेती है बहुत सारे बैंक से, तो जो इंटरेस्ट पे करती है वहाँ पर 20% उनके पैसे जाते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, सब्सिडीज़ में जो गैस सब्सिडीज़ हैं वहाँ पर ऐसे सब में 6% जाता है। अदर एक्सपेंडिचर्स में 9%, पेंशन में 4%। तो इस तरह से हमने जाना कि कहाँ पर खर्च करती है हमारी सरकार। और इस बार जो एलोकेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिफेंस पर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेबर्स किस तरह से हैं। कि हम इंडिया के अगर नेबर्स की बात करें तो चाइना है, पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं हमारे पास, म्यांमार, और ऐसे बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जो सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे हमें डिफेंस पे काम करना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पर 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे 2.55 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे 2.13, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे 2.03 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो बजट एलोकेट किया गया वो है 1.77 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र पे 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पर 1.37, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे 1.27%। जो मेजर स्कीम्स हैं वहाँ पर कितना एलोकेशन किया गया है, तो मनरेगा 60,000 था, अब बढ़ाकर वहाँ का बजट अभी 86,000 कर दिया गया है। आयुष्मान भारत 7,200 था, अब 7,500 है। PMLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, मान लीजिए कि आप इस वर्ष 100 CR का प्रोडक्शन करते थे, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में 105 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो 5 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है उस इंक्रीमेंट पे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है, तो वो बढ़ा दिया गया है। उसकी राशि अभी 6,000 के आसपास है, 6,000 करोड़ के आसपास है। और फिर सेमीकंडक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं वहाँ पर सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस टेक्नोलॉजी पर हमारी भारत सरकार काम कर रही है, तो इसका भी बजट बढ़ाया गया है। 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है, ताकि इस पे हम ध्यान दे सकें। सोलर पावर ग्रिड पर बजट बढ़ाया गया है, 4,000 से 8,000 बढ़ाया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हम काम कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रीफाइड की बात कर रहे हैं, सब चीज़ें इलेक्ट्रिक पर चलेगी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्योंकि हाइड्रोजन बहुत इन्फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। H2O में से H निकालेंगे और फिर जो आउटपुट बाहर आएगा वो है वाटर वेपर। तो इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बहुत ही बड़ा बूस्ट देगा हमारी इकोनॉमी को। तो फिलहाल इस पर 600 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जो राशि 1 साल से कम का जो बिल है वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, और कैपिटल यानी कि जो 1 साल से ज़्यादा है वहाँ पर हम देखते हैं वो घटा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारा जो एक्सपेंडिचर है 36.5 हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा है ये। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 15 है, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने समझा कि इंटरिम बजट जो पेश किया गया है किस तरह से ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो काम किया उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेट किया उसके बारे में जिक्र किया है, और जो विज़न है 2047 जो इंडिया डेवलप कंट्री के रूप में जानी जाएगी, उसके लिए जो विज़न है उस पर ये बजट साफ दिखाई दे रहा है कि उस पर काम होगा। और इसके बाद जुलाई में भी जो नया बजट पेश होगा वो भी आपके समक्ष में लाऊंगा, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से सरकार आपके लिए काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।